सबसे पहले तो हम जो वाक़या पेश आया सियालकोट में उसके ऊपर इजहार करेंगे शदीद अफसोस का और मज़म्मत भी करेंगे उस वाक़े की। उसमें गो के एक गैर मुल्की जो है उसे बर्बरियत का निशाना बनाकर हलाक किया गया और जो उसके साथ हशर किया उस पर पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है और हम यकीनन इस पर गहरे अफसोस का इजहार करते हैं, मज़म्मत करते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ कि वफाकी काबीना के एक सीनियर वज़ीर ने बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया उस वाक़े के हवाले से। अगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कोई ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी सफ़ों में वुज़रा को समझाना चाहिए कि ये वाक़या वाक़तन अफसोसनाक है और इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो एक्शन लेने की बात ट्वीट पर करते हैं, लेकिन जो एक्शन उन्हें लेना है वो अपने काबीना के मेंबरान पर पहले लेना है। उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ दाएं बाएं बैठे लोग उस बदतरीन उस जालिमाना वाक़े को जस्टिफाई ना करें, उस वाक़े को आए बाएं शाए कर कर रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश ना करें। तो मैं उस वफाकी वज़ीर के उस बयान की सख्त मज़म्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर ये ज़हनियत पाकिस्तान पर मुसल्लत रही तो पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ बुरे दिन देखेगा और नुकसान उठाएगा। लिहाजा हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इस टोले को जिसे हम पर मुसल्लत किया गया है घर जाना होगा और पाकिस्तान के अवाम की इनसे जान छुड़वानी होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के इशू पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो शाया की गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की रिपोर्टें नहीं लहराती है। ये रिपोर्टें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद नियाज़ी लहराते थे। आपको याद है कि 126 दिन का धरना भी जब उन्होंने दिया तो मुख्तलिफ रिपोर्टें लहराते थे उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, आदाद शुमार गिनवाते थे। वो तो बड़ी बातें करते थे कि टैक्स जब बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है, जब 1 रुपया भी गिरता है डॉलर के सामने तो पता नहीं कितने 100,000 अरबों का नुकसान हो जाता है। और फिर वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें यूँ लहरा लहरा के दिखाया करते कि ये देखो इतने तुम करप्ट हो, इतना तुमने नुकसान कर दिया है, इतना तुमने लोगों को तंग कर दिया है। तो आज की भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें इमरान खान और वो समझ लें कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें जो आदाद शुमार है उसी आदाद शुमार पे हम बात करेंगे। 85.9% लोग वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं हैं। उनकी खुद एहतसाबी से, फेडरल गवर्नमेंट की खुद एहतसाबी से 85.9% लोग मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन हुकूमत खुद कर रही है, ये भी उस रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा 66.8% पाकिस्तानी इस मौजूदा हुकूमत के अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब को पार्शल यानी कि एक तरफा समझते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कही है और सिर्फ इस बरस नहीं कही, पिछले बरस भी कही है, 2018 अक्टूबर में भी कही है, 19 में भी कही है, 20 में भी कही है। मुतवातर एहतसाब के अमल पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगाता रहा है। उसमें कुछ चंद एक स्टेटमेंट्स मेरे सामने हैं। ये 2018 अक्टूबर की है कि नैब के डबल स्टैंडर्ड्स है। फिर इसके अलावा 2020 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑनरेबल जज की तरफ से कि नैब
was selectively applying its law on individuals, यानी कि लोगों के ऊपर सेलेक्टिव एहतसाब किया जा रहा है, जिसको मर्जी है वो एहतसाब करता है और जहां पर छोड़ना नहीं चाहिए एहतसाब की इस कोशिश को, वहां पर वो एहतसाब नहीं करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 2020 जुलाई के अंदर ही जो पैरागॉन हाउसिंग केस का डिसीजन आया था, वो बहुत लंबा डिसीजन है, लेकिन उस इक़्तिबास में अगर एक थोड़ी बहुत चीज़ समझने की है तो मैं चंद जुमले पढ़ूंगी। वहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसका बहुत दिफा करती है हुकूमत, गो के कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इसके स्पोक्स पर्सन जो हैं वो खुद वफाकी वज़रा हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि द ब्यूरो सीम्स रिलक्टेंट इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट पीपल ऑन वन साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल scams of massive proportion, while on the other hand, दूसरी जानिब, on the other side, are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. अच्छा, इसका जो सबसे ताज़ा मिसाल है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की है। मतलब 2 बरस से ज़्यादा उस शख्स को आपने कैद में रखा, लेकिन उस पर आज 1 रुपए की करप्शन भी नैब साबित नहीं कर सकी, जबकि जज साहिबान ये कह चुके हैं कि पूरा जो प्रोसीजर है वो 30 दिन में मुकम्मल होना होता है। आप उसको मुजरिम करार दे सकते हैं या नहीं दे पाते, उसके लिए जो दिन मुकर्रर है वो बाकायदा लिखे हैं कानून के अंदर, लेकिन अपनी मनमानी नैब कर रही है। अपने जो 820 अरब रुपए ये कहते हैं हमने रिकवर किए हैं, उसका तो आज तक 821 टू बी प्रिसाइज, आज तक 821 अरब रुपए का हिसाब ये नहीं दे पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर नैब से ये बात पूछी जाती है तो उसके पास जवाब नहीं होता, बल्कि जो नेशनल असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जब उसको बुलाना होता है नैब के चेयरमैन को, तो यहां तक कह देना पड़ता है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे कि अगर आप मीटिंग में ना आए, क्योंकि मुतवातर बुलाने पर नैब के चेयरमैन तशरीफ नहीं लाते। बिल आखिर जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा कि अगर अगली पेशी में वो नहीं आएंगे तो हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, तो फिर वो जो है वो सरफेस करते हैं, सामने आते हैं। लेकिन आज तक नैब ये नहीं बता पाई है कि वो 821 अरब रुपए जो इनके मुताबिक इन्होंने रिकवर किए, और हुकूमत कहती है कि हमारे पास वो 821 अरब रुपए मौजूद नहीं है, तो वो रुपया कहाँ गया। इनसे ये सवाल हम कर चुके हैं कि आप नैब में काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरीज हमें बताइए कि वो किन पैकेजेस पर नैब में काम कर रहे हैं, लेकिन नैब जिसे वाक़तन एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। इसी तरीके से ये भी कहा गया है ऑनरेबल जज की जानिब से कि द पावर ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी डिप्लॉयड एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन एंड हरासमेंट, यानी कि नैब के पास जो अरेस्ट करने का पावर है उसको किसी को हरासा करने के लिए, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान में हो रहा है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। हम कहते हैं तो उस पर वो कहते हैं कि जी ये क्योंकि ऑपोजिशन की जमात है, अगर ये कहती हैं तो इससे सिर्फ जो है वो एक इख्तलाफ नजर आता है, लेकिन आपको हम वो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपसे पहले कहा कि आदाद शुमार सारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो ये रिपोर्ट पढ़ते हैं, इनके आदाद शुमार समझने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। अब कंपेयर किया गया है जी 3 फेडरल गवर्नमेंट्स को। 3 फेडरल गवर्नमेंट्स को जब कंपेयर किया गया तो उसमें इन्फ्लेशन और जो महंगाई, जो प्राइस हाइक है, यानी कि आपकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज है उसकी जो कीमत है, उसका लोगों ने जवाब दिया है। क्योंकि आज आप लोगों के पास जाके कोई भी बात करें तो सबसे पहले वो महंगाई को रोता है। आज कोई और बात लोगों को सूझती नहीं, समझ नहीं आती।
तकरीबन 92.9% लिखा है, विच इज 93%। तो 93% पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्फ्लेशन प्राइस हाइक जो है वो पीटीआई हुकूमत में सबसे ज्यादा है। पीटीआई हुकूमत के अंदर महंगाई और ज़रूरत की अशिया की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि मेरा ख्याल है कल की बात है या गालबन परसों की, कि जो सिलेक्टेड वजीर आज़म हैं उन्होंने पेशावर में गालबन ये कहा, उनके ये कल की बात है, कोट एंड कोट, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मैं कोट एंड कोट कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी कहूँगा पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा आता है इस शख्स के ऊपर। और अब जो है ना, मामलात इस हद तक चले गए हैं कि इस मुल्क के वजीर आज़म को बताना पड़ेगा कि उठो जागो, इस मुल्क में महंगाई ने लोगों का जीना अजीरन कर रखा है। सस्ता तरीन मुल्क इमरान खान जिस मुल्क को कहता है, यकीनन इमरान खान के लिए ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में जो तमाम ममालिक हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी आज इमरान खान की बदौलत सस्ती तरीन हो गई है। सबसे सस्ती करेंसी हमारी है। अच्छा, आईएमएफ के पास, क्योंकि हम बहुत सस्ते हैं ना, तो हमारे जो तमाम असासे हैं ना वो 6 अरब डॉलर में आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिए गए हैं, क्योंकि हम सबसे सस्ते हैं, हम सस्ते हैं। इसके साथ मजदूर की जो उजरत है वो 500 रुपये है, जो कि पूरी $3 भी नहीं बनती। अगर आप कंपेयर करेंगे, डॉलर अब तकरीबन 177 है, तो 2.89 समथिंग बनती है, जो पूरे $3 भी नहीं बनती रोज की। तो ये सस्ता तरीन मुल्क है हमारा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। रोटी लेने जाएं, 15 से 20 रुपए रोटी नान, डिपेंड करता है आप क्या लें। सबसे सस्ता मुल्क है। 400 रुपए आपको घी मिलेगा पर किलो, और अगर आप खाने का तेल का इस्तेमाल करें तो वो 410 रुपए आपको मिलता है। सबसे सस्ता मुल्क है। 80 रुपए किलो आटा है। पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 146 से 147 है। और अगर कानून की बात करें तो यकीनन वो बहुत सस्ता है, क्योंकि वो इमरान खान अपनी जेब में लेके घूमता है। तो ये हाल है इस सस्ते तरीन मुल्क का, जहां का वजीर आजम ये कहे कि मैं आज भी कहूंगा ये मुल्क सबसे सस्ता है, वहां के वजीर आजम को अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आप, मुझे नहीं पता कौन सा अंदाजा लगाते हैं, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात भी करें तो $1300 हमारी पर कैपिटा इनकम है, और $1300 से अगर आप हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाएं तो वो भी तकरीबन $2000 है। तो अगर आप बार बार ये हिंदुस्तान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, पर कैपिटा 2000 के करीब है, और हमारी पर कैपिटा जो है वो $1300 है। तो ये जो अंदाजे हमें देते हैं, जो गोरख धंधा इन्होंने मचाया हुआ है लफाजी का और आदादो शुमार का, अब लोग इससे बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। अच्छा जी, जब कंपैरिजन किया है इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर, तो ये भी बताया गया है कि जो नून की हुकूमत थी उसके दौरान कितने लोगों ने महंगाई की दुहाई दी। वो थी जी 4.6%। 93% मैं आपको बता रही हूँ पीटीआई के खिलाफ लोगों ने बोला है कि महंगाई सबसे ज्यादा है। नून के दौर में लोगों ने 4.6% बोला, और पीपल्स पार्टी के दौर में 2.5% लोगों ने महंगाई की बात की थी। अच्छा, इसके अलावा 85.9% यानी कि 86% पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में हमारी इनकम कम हो गई है। अब भी अगर इमरान खान को समझ नहीं आ रही है तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। ये कहीं भी नहीं कहीं जाके कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क को महंगा और सस्ता होने का अंदाजा लगाते हैं या अंदाजा उसका करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोग क्या कमा रहे हैं
और लोग जो खाते हैं वो कितने रुपए में खरीद रहे हैं। ये होता है तरीका महंगाई को समझने का। अगर इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को आज रद्द करेगा क्योंकि वो इसके पोल खोलती है, तो फिर इमरान खान को खुद अवाम के पास जाने की ज़रूरत है, सड़क पर निकलने की ज़रूरत है, आम अवाम से जाके पूछे कि आज उसको महंगाई ने कितना तंग किया है। अच्छा जी, अगर ये जो हमें रोज़ झूठ बोलते हैं ना इनके वज़रा, और कभी कह देते हैं कि जी आओ कराची की महंगाई देख लो, इसकी कराची में महंगाई है इसीलिए पाकिस्तान में महंगाई है, ये सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है बैनुल अक़वामी, उसे पीपल्स पार्टी नहीं छापती है। अगर इमरान खान को लगता है कि पीपल्स पार्टी छापती है तो फिर ये भी उसको कोई गलत बताता है जाके। द इकोनॉमिस्ट अगर इमरान खान देख ले तो उसके अंदर 43 ममालिक जो हैं वो महंगाई के एतबार से लिस्ट किए गए हैं। उन 43 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। अर्जेंटीना, टर्की, ब्राज़ील हमसे पहले हैं और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। सस्ता तरीन मुल्क, सस्ता तरीन मुल्क जहां महंगाई सबसे ज्यादा है। नवंबर की इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो 11.5% थी। अक्टूबर की इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो वो उससे 2% कम थी, यानी कि 2% सिर्फ इन 2 महीनों में इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी है। अच्छा जी, अब कर्जों की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कि महंगाई और आटा, दाल, तेल, घी सबका जो मकसद या गर्ज है वो इससे है, लेकिन क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कर्जे हैं उससे भी हमारी मईशत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये वो हुकूमत है जिसके ऊपर जो वज़ीर आज़म बिठाए गए हैं, वो ये कहते थे कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। ये जो कर्जों के लिए जो बयानात आते थे वो हम सब के सामने, मैंने इतनी दफ़ा रिपीट किए हैं, आप सब अपने टेलीविज़न चैनल्स पर ये बयानात चलाते रहते हैं उनके माजी के। अच्छा जी, पहले साल में जो सबसे ज़्यादा तारीख का कर्जा इस हुकूमत ने लिया वो $16 बिलियन था, $16 बिलियन। दूसरे साल में इन्होंने $13 अरब से जायद का कर्जा लिया। तीसरे साल में इन्होंने $14 अरब से जायद का कर्जा लिया। तो अगर आप पहले 2 बरसों की बात करें, जो तखमीना है तकरीबन $30 बिलियन, पहले 2 सालों में $30 बिलियन कर्जा लिया गया। और अगर इस हिसाब से आप FBR की कलेक्शन इन 2 वर्षों की देखते हैं तो वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है। मैं आपको कर्जे डॉलर में गिनवा रही हूं। तो जो अरबों के डॉलर में कर्जे लिए उनको FBR 2 वर्षों की आमदनी में पूरा नहीं कर पा रही। सो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अपनी इनकम से ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, ये नए कर्जे अपने पे चढ़ा रहे हैं। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना कि हम पुराने कर्जे अदा कर रहे हैं, ये सब झूठ है। ये झूठ पे दर पे बोलते जा रहे हैं। अच्छा जी, जो मईशत को समझते हैं उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इस हुकूमत ने कर्जों में 70% इजाफा किया है। इस हुकूमत ने कर्जों में 70% इजाफा किया है। और हालत ये है कि आज अगर आप लोगों के पास जाके ये एहतसाब की बात भी पूछते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमें महंगाई से निजात दिलाओ, हमारा सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हम एहतसाब होता किसी का नहीं देख रहे। हम वो $200 अरब जो लाने थे कहीं से इस मुल्क के अंदर, आज एक वफाकी वजीर बैठा है काबीना में, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये लोग आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे कर लेते हैं, ये लोग आज भी अवाम के पास जाकर जलसों में खिताब कैसे कर लेते हैं। जिस दिन इनकी प्रोटोकॉल हटी, जिस दिन इनसे ये हिसार हटा, इनको बचाने का जो वर्दी में बेचारे लोग जिन्हें करना पड़ता है, उस दिन इनको पता चलेगा इनका गिरेबान होगा, लोगों का हाथ होगा। इनको लग पता जाएगा कि जो आज ये बैठकर प्रोटोकॉल के अंदर झूठ बोल रहे हैं उसकी दर हकीकत असलियत क्या है। क्योंकि बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ वजीर आजम से लेकर उनकी पूरी काबीना झूठ बोल रही है। कभी कह देते हैं कि खित्ते में पेट्रोल सबसे सस्ता पाकिस्तान में है,
कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, इनको खुदा का खौफ नहीं है। जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं यूं मालूम होता है कि इनको खुदा का खौफ भी नहीं है। आपके तवस्सुत से मैं पेट्रोल की कीमतों पर भी बात करूंगी। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग हम पर मुसल्लत हैं ये वो ही लोग हैं जो अपोजिशन में होते थे तो पेट्रोल की कीमतों पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। और उस वक्त हज़रत उमर के भी वाक़यात सुनाए जाते थे कौमी असम्बली के अंदर कि हज़रत उमर के दौर में क्या होता था और हुक्मरान क्या करता था, और अगर वहाँ पे कुत्ता भी भूखा होता था तो उस वक्त के हुक्मरान को कितनी फिक्र होती थी। अरे भाई, आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आज लोग बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और कितनी और ज़रूरियात की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। आज आप लोगों को शर्म नहीं आती? आज आप लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो दौर समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता, उसकी मिसाल याद नहीं आती? क्योंकि आज पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 147 पर लीटर पर पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, यही वजह है ट्रांसपोर्ट के रेट्स बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 दिसंबर को जो एहतजाज करने जा रही है वो इन्हीं पेट्रोल की कीमतें और इसी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि लोगों की चीखें ये हुकूमत निकाल चुकी है। हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं अपने ज़िले सांगड़ में जाती हूं तो ना वहां बिजली है ना वहां गैस है। कराची शहर में गैस नहीं है, तमाम अजला में गैस नहीं है, बिलखुसूस वो ज़िले जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वहां गैस नहीं है। हम आइन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आर्टिकल 158 के अंदर कि जिस जगह से गैस निकलेगी सबसे पहले गैस उसको दी जाएगी। वो आइन पढ़ते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आज हमारे पास गैस भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस इमरान खान के लिए लोगों के दिल से बद्दुआ निकलती है और कुछ नहीं। लोग कहते हैं इमरान खान को, आज जिस घर में जाओ तो इमरान खान की दुहाई है, इमरान खान को लोग गालियां दे रहे हैं, इमरान खान को लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान अपने टोले को कहता है अपोजिशन को गालियां दो। अरे भाई, हमें गालियां देकर अगर तुम परफॉर्म कर सकते हो तो करो, लेकिन हमें गाली उस वक्त दो जब तुम्हारे पास डिलीवर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी हो। 3.5 बरस गुजर चुके हैं, इमरान खान के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ लोगों की चीखें निकाली हैं। और मजीद मुर्तज़ा आप इसमें ऐड भी करेंगे, मुझे पता है आपने भी बात करनी है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि इमरान खान ने 3.5 सालों में लोगों से सिर्फ तब्दीली के नाम पर बदला लिया है और कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया बीवी ने बड़े दलाइल के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि जो दलाइल शाज़िया बीवी ने पिछले 15-20 मिनट में इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के हवाले से दिए हैं, इसका जवाब कोई ना कोई PTI का तर्जुमान, वफाकी हुकूमत का तर्जुमान आके एक लाइन में जवाब देगा और कहेगा ये सारा माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ है। क्योंकि बदकिस्मती के साथ आज भी PTI के दोस्त अपने आप को अपोजिशन की लीडरान समझते हैं। वो नहीं मानते कि वो हुकूमत में हैं, उनको यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान की हुकूमत पर इक़्तिदार इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की ATMs का है। मैं कुछ और चीज़ों पे इजाफा करना चाहूँगा। शाज़िया बीबी ने नैब के बारे में बड़ी बात की है। गाहे बगाहे बात होती है दो नहीं एक पाकिस्तान की। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के अखबार में नैब के हवाले से एक बड़ी मुनफरिद खबर छपी है, और वो खबर ये है कि चेयरमैन नैब ने DG नैब की अपॉइंटमेंट की है एक नए, विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर। आज के अखबार को अगर आप सुबह को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कानून को वायलेट करते हुए एक शख्स को डायरेक्टर जनरल नैब अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? चेयरमैन नैब ने किया है। किसकी मशावरत से? वजीर आजम के अप्रूवल से किया है। ये गठजोड़ नैब का और वफाकी हुकूमत का इन चीज़ों से नज़र आता है। आज सिंध में वजीर आला सिंध अगर सिंध की यूथ को, सिंध के नौजवान को
اگر ملازمت دینا چاہتا ہے تو ہمارا پبلک سروس کمیشن بند ہے. کوئی کتنا ہی قابل پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اس کو سندھ حکومت اپوائنٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ پبلک سروس کمیشن بند ہے. اور ڈائریکٹلی اپوائنٹ کرنے کا تو سوال ہی صوبے میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن نیب کے لیے تمام قوانین، تمام اصول، وہ نیب جو کہ سندھ حکومت سے پوچھتی ہے کہ آپ نے فلاں بھرتی کیسے کی، فلاں افسر کو آپ نے کیسے اپوائنٹ کیا، اسی نیب کے ادارے میں اس طریقے سے بھرتیوں کا پروسیس چل رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کوئی شخص پوچھنے والا نہیں. اور جو شخص سوال پوچھے گا میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت بڑا سوال نامہ نیب پوچھ لے گی. وقت آ گیا ہے کہ اگر لوگ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پاکستان ہونا چاہیے. وہ پاکستان سب کے لیے برابر کا پاکستان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا ریگولرائز ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو ریگولرائز ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ریگولرائز ہو جائیں. لیکن صوبہ سندھ میں یہ نہیں ہو پا. یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر میڈیا کے توسط سے ہمیں سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے، انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، کیوں یہ دوہرا معیار ہے. نمبر ایک. نمبر دو، میں بات کرنا چاہوں گا، شادیہ بی بی نے گیس کے حوالے سے بات کی. آئین کا آرٹیکل 158 واضح الفاظ میں کہتا ہے جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی اس صوبے کی ضروریات کو پریسیڈنس دی جائے گی. صوبہ سندھ پاکستان کی 65% گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہم سب کو سامنا ہے. شادیہ بی بی نے اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کی. سندھ بھر میں آپ کسی ضلع میں چلے جائیں اس وقت گیس ناپید ہو چکی ہے. آپ کراچی شہر آئیں جو پاکستان کی صنعتیں چلاتا ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو، فلانی ایکسپورٹ ہو، وہ تمام کراچی شہر سے ہوتی ہے. آپ کراچی کے صنعت کاروں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گیس اویلیبل نہیں ہے. آج صبح آپ اپنی بیگمات سے پوچھیں گے، گھر والوں سے پوچھیں گے، ملازمین سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائے پراٹھا باہر سے منگوا لیں، گھر میں گیس نہیں ہے. یہ حال اس ناکام نکمی عوام دشمن حکومت نے کیا ہے آپ کا. اور یہ اتنے ماشاءاللہ بیان بازی میں ماہر ہیں، کیونکہ بات کرنی آتی ہے ان لوگوں کو. یہ اس کی بھی لاجک دیں گے کچھ دن بعد، دیکھیے گا آپ. اور وہ یہ دیں گے چونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، دودھ مہنگا ہو گیا ہے، باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ تیل، گھی، آٹا استعمال کریں، اس لیے ہم نے گیس ختم کر دی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. کہتے ہیں نا ایک روٹی کھائیں دو ہاں، روٹی نہ کھائیں. وہ ان کے ایک چیمپئن وزیر خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. یہ ان کی لیول آف کمپٹنس ہے. یہ لیول ہے ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے، بڑی بڑی باتیں کروا لو، لیکن جب اپنے کام کی بات آتی ہے تو پرفارمنس یہ ہے. مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بھوک، افلاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ان کے دور اقتدار میں بنے جو کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے. میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان کو بولیں کراچی کے کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، رات کو ایک لمبی قطار نظر آئے گی آپ کو ان غریب لوگوں کی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھانا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. وہ گھر پہ 2 روٹی نہیں کھا سکتے اس وقت. یہ حال کیا ہے آپ کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے عام آدمی کا. پیٹرول، مثالیں دیتے ہیں بھارت کی، کینیڈا کی، فلانے کی، ڈھمکانے کی. میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز میں سبسٹینشل کمی آئی ہے. تقریباً 15% 15 سے 16% کمی آئی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. جو پر بیرل ریٹ $88 چل رہا تھا وہ گر کے اس وقت غالباً $74 پہ ہے. 66 جی، سبسٹینشل کمی آئی ہے. کیوں ابھی تک اس کمی کا فائدہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو کیوں نہیں ہوا؟
इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती थी, दूसरे दिन ये तेल की कीमतें बढ़ा देते थे। आज महीना हो गया कीमतें कम हुई हुई, लेकिन वो रिलीफ पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के गरीब आदमी को क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि इनका आपसे कोई वास्ता नहीं है, ये सिलेक्टेड हैं, इनको पता है इनको आपके पास नहीं आना, इनको पता है इनके पास वो ईवीएम शीवीएम है अपनी मनूवरिंग करने के लिए। आप कह रही हैं शादिया बीबी किस तरीके से ये जलसों से खिताब करते हैं। खाली कुर्सियों से खिताब करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आवाम तो आती नहीं, क्योंकि अगर आवाम आएगी तो आपको पता है इनके साथ क्या हाल करेगी। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जिसकी एक्सेस है वज़ीर आज़म को, एक आईना उनको ला के दे दे, बस एक आईना। वो कहते हैं ना उर्दू में मुहावरा, आईना दिखा दिया, तो वो हमें आधे घंटे तो बातचीत करने नहीं देंगे कि हम उनको समझा सकेंगे सर आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। उनकी फोटो चल तो रही है आजकल। सिर्फ एक आईना उनको दिखा दें कि सर ये देख लें आप, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि गरीब आदमी की तकलीफ का मदावा करने के लिए एहसास प्रोग्राम का ड्रामा ना करें, अपनी पॉलिसीज़ में एहसास पैदा करें, अपने ऐलानात में एहसास पैदा करें, अपने काम में एहसास पैदा करें, ताकि गरीब आदमी के साथ और ज्यादती ना हो सके। बहुत शुक्रिया। लेडीज पहले सवाल ये बताएगा, ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो चुका है आगा खान के अंदर, तो लॉकडाउन के हवाले से क्या इस पर सिंध हुकूमत का रद्द है? सेकंड ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ओमिक्रॉन का एक केस कराची शहर में डिटेक्ट हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको कंफर्म किया है। उसके बारे में तमाम इस वक्त तहकीकात चल रही हैं, बट जो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो पेशेंट इस वक्त एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं उस पेशेंट के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर कोई सख्त फैसले करना हुए तो उसके बारे में डॉक्टर्स की मशावरत के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा था वज़ीर आज़म इमरान खान पीटीआई के वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी नून लीग के वज़ीर आज़म के बनाए हुए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। दिस सेज इट ऑल। साहब ये बताइए कि कल आप चेयरमैन साहब ने आपको कहा कि आप आवाम को और उन लोगों को बताएं कि जो मर्जियाती निज़ाम लाए हैं वो आवाम के मुफाद में है, और वो जो लोग आज तक पता नहीं चल रहा उनके एतराज़ात क्यों है, वो सिर्फ लसानियत के बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं, एतराज़ात सामने नहीं लाते। तो अगर आप प्लीज बता सकें। अगर एतराज़ कोई उनके पास सब्सटैंशियल हो तब वो बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी काबीना का इजलास है 2 बजे। वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास के बाद गालिबन 4 बजे मीडिया से बात करेंगे, और जो काबीना के फैसले हैं उनके मंदरजात जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएंगे। मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो भी कानून साजी की जा रही है वो इस नीयत के साथ की जा रही है कि एक बैलेंस्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए, जिसके अंदर आपके इख्तियारात जो म्यूनसिपल इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों, और जो बड़े लेवल के फैसले हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, एक चीज़ ऐड करूँगी जो मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि कल भी आपको याद होगा कि जब आपके साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम डेवोल्यूशन पर पूरा यकीन रखते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो उसमें डेवोल्यूशन नज़र आए, और निचली सतह में ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए इदारों को और उन लोगों को जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये उनका भी बड़ा कैटेगोरिक कल भी एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ उन्होंने बयान किया था उस इनफॉर्मल गुफ्तगू में। हफीज आप पूछ लें, एक हफीज पूछ लें, वो ऑर्डर था इकड़ो पूछी बचे। 13 दिसंबर को दोबारा सिक्योरिटी के नाम पर मैन नेशनल स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है। शाम शवात में ट्रैफिक जाम, शहरी दौरे आज़ाम में मुब्तला हो जाते हैं। तकरीबन 3 दिन की ये प्रैक्टिस है, तो क्या इस बात को यकीन होना जाएगा कि ये मैन शारा इनको नामबंद किया जाए? जी, आपने सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि हम नहीं चलाते हैं, वो पीटीआई की हुकूमत चलाती है, वो इंतखाब कराची का ही करती है।
ये वो लोग हैं जो कराची के बारे में बुरी बातें करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन आखिर में अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल टीम को आना है, लोगों को आना है, तो उनको दावत कराची में दी जाती है। तो मैं समझता हूँ ये भी उनके बयानात का जो दोहरा मयार है उसको एक्सपोज करता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों को तकलीफ़ का सामना होता है टाइम जब सिक्योरिटी अपैरेटस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और सिक्योरिटी की वजह से चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है। बतदरीज मैं समझता हूँ इस चीज़ में बेहतरी आई है। जब हमने आज से कुछ 4 साल पहले पहला PSL का इवेंट हुआ था तो बहुत मेजर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थे, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ जो हमारा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब यूज टू होता जा रहा है इस तरह के इवेंट्स के लिए, और सड़कों को उस तरीके से ब्लॉक नहीं किया जाता, शारे फैसल वगैरह खुली रहती है। सिर्फ कारसाज का जो पोर्शन नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है उसको ब्लॉक किया जाता है टीम की मूवमेंट के टाइम पे। तो 13 तारीख से पहले इंशाल्लाह जो हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे उनके साथ मशावरत कर ली जाएगी कि मज़ीद इसको किस तरीके से कन्फाइन किया जा सकता है, इसको मिटिगेट किया जा सकता है ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो, वो इंशाल्लाह करके देंगे। ये आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें सबसे बड़ी बात ये की गई थी पाकिस्तान में करप्ट इदारों में से अदलिया भी शामिल है, आपने उसका जिक्र नहीं किया। और दूसरी बात ये कि आपने खुर्शीद शाह का जिक्र तो किया, लेकिन जो अभी गिरफ्तार हुआ है आपका स्पीकर सिंध असेंबली आगा साहब, उसका जिक्र नहीं किया कि वो उसको किस हवाले से गिरफ्तार किया गया है, क्या? भाई बात ये कि बातें तो बहुत हैं आपके साथ करने की, और ये मेरे सामने वो रिपोर्ट पड़ी है। आपने दुरुस्त फरमाया है कि इसमें करप्शन के हवाले से इदारों का जो एक परसेंटेज है वो भी दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर गुज़िश्ता कई बरसों में जब इन्होंने 2011 की गालबन आखिरी जो रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने बताया है कि जो फहरिस्त इन्होंने बनाई है कि कौन सा इदारा ज़्यादा करप्टेड परसेंटेज के हिसाब से, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो 2021 की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि करप्शन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, और जिसमें उन्होंने पुलिस का हवाले से बताया है 41.4%, जुडिशरी का बताया 17.4%, फिर उन्होंने बताया है कॉन्ट्रैक्टिंग टेंडरिंग 10.3%, और उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं उनके हवाले से ये 3 जो हैं ये करप्ट तरीन इदारे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर तफसील दी है कि कहाँ कहाँ इसमें भी करप्शन नज़र आ रही है, तो ये लिस्ट दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रिश्वत का बाज़ार जो है वो गर्म है। और मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूँ कि हुकूमत के अंदर जो उनके एलाइज हैं वो ये बात कर चुके हैं कि करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ी है। बल्कि हालिया बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के गालबन जो उनके एलाए हैं उनमें एक सेनेटर साहब ने फरमाया था कि जी जो 500 रुपए दिया करते थे अब 5,000 या 50,000 देकर काम कराते हैं। इसके अलावा PTI के अपने MNAs हैं जिन्होंने ये बरमला कहा है कि करप्शन जो है वो उरूज पे है और कोई काम होता नहीं है जब तक कि हम इतने हैवी अमाउंट्स ना पे करें। तो ये वो इमरान खान है जो एहतसाब का नारा लगाकर धरने दिया करता था और इलेक्शन से कबल कहता था कि 90 दिनों में मैं करप्शन दूर कर दूंगा, करप्शन मिटा दूंगा, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, ये भी इस शख्स ने दावा किया था। आपको याद है कि KP में एहतसाब कमीशन बना था इसी PTI हुकूमत के दौर में। वो PTI हुकूमत खुद एहतसाब कमीशन बंद करने के बाद आज तक KP के अंदर एहतसाब के अमल को शुरू नहीं कर सकी है। जो आपने दूसरी बात की है, बिल्कुल आगा सिराज दुरानी साहब के साथ भी वही हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है अपने फैसलों के अंदर कि सिलेक्टिव यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। और हम ये जानते हैं कि PTI जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल करती है, फिर हमें कहती है कि जी आप लोग करप्ट हैं, नैब ने पकड़ा है। अरे भाई हम आपसे वो फहरिस्त मांगते हैं जो आपके सफ़ों में बैठे लोग हैं जिन पर नैब के केसेस हैं। क्या वजह है कि नैब हाथ नहीं डालती? बल्कि हमने हालिया चंद माह में ये सुना कि इनके हवाले से जो केसेस थे वो बतदरीज बंद किए गए। वो क्यों बंद किए गए हमें आज तक उनकी तफसीलात नहीं मिली। लेकिन आज भी वफाकी काबीना
कौमी असम्बली में जो पहली और दूसरी सफ़ में मिनिस्टर्स बैठते हैं उसमें से आधे से ज़ायद मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब की करप्शन है या वो किसी न किसी माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो चीनी हो, तेल हो, अद्वियात हो या दीगर पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो ज़रूरत की अशिया है उसके हवाले से हो। एक सिर्फ काश जिस तरह शाजिया बीवी कह रही थी, काश ये वुज़रा किसी माफिया के साथ ना जुड़े होते, पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़े होते तो शायद आज ये हालात नहीं होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो थोड़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि परसों के वफाकी काबीना के इजलास में एक मामले के ऊपर फैसला करते हुए इज़्ज़त माब पाकिस्तान के कप्तान जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया कि यार ये मेरा दोस्त है, इसका काम कर दो। वाह, अच्छा मीर साहब एक बात जो है वो फोटोग्राफरों की जानिब से आप दोनों को गोशगुजार कर दे कि ये जो नया बिल वफाकी सरकार ने मंजूर किया है उसके शिक नंबर 2 में हमारे जो फोटो और कैमरामैन जर्नलिस्ट है उन्हें जर्नलिस्ट माना ही नहीं गया। मैं इसका मैं आपको एक ऐड करना चाहूँ कि ये बिल जो सिंध असेंबली ने पास किया उसमें भी यही है। मैं इसका जवाब कल वज़ीर आला सिंध से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने ये सवाल किया था और वज़ीर आला सिंध ने 2 बातें की। नंबर 1 कि वो आप तमाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप तमाम लोगों के साथ खड़ी है, सिंध हुकूमत आप तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है। हमारा जो सिंध का कानून है हमने पहले पास किया, उस कानून में जो तस्हीह करने की ज़रूरत है, जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है, आपकी हुकूमत आपके साथ बैठेगी इंशाल्लाह। जो बेहतरी करनी होगी वी कैन डू इट। मैं आपको वफाक का भी दे दूंगी। एक सर मैं बात करूँगा, उसमें जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि मेरे हिसाब से उसके अंदर ये तमाम कैमरामैन हजरात आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी गुजारिशात होंगी हम आपके साथ बैठेंगे। और मैं एक ये आधा मिनट, और ये जो कौमी असम्बली में पास हुआ है आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब कौमी असम्बली में ये बिल ले किया गया और उस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास ये बिल आया जिसकी सरबराही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं इस बिल को बहुत अच्छा बिल है, हम इसे सपोर्ट करेंगे, जर्नलिस्ट मीडिया कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, उनकी वालदा से उनको ये तरबियत मिली है कि हमेशा मीडिया का साथ दें, मीडिया के साथ खड़े रहें। आपकी और हमारी एक ही जंग है और आज पार्टी भी आप देख रहे हैं कि हर लेवल पे मीडिया के साथियों के साथ खड़ी रहती है। इस बिल के हवाले से भी हम बड़े क्लियर रहे हैं और चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि इस पर मुशावरत के अमल को यकीनी बनाया जाए। जितनी भी उसमें चेंजेस या बेहतरी आई उस मसवदे में जो ले हुआ था वो भी इस वजह से आ सकी कि उसमें कंसल्टेशन को यकीनी बनाया गया, लेकिन फिर भी हुकूमत जो थी वो बज़िद थी कि हम इसको फौरी तौर पर पास करें। बहरहाल अच्छी बात है कि कुछ कंसल्टेशन हुई, लेकिन अभी भी अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो हम बतौर प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम ऑपोजिशन उस कमी पेशी को दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स को जमा कराने का हक रखते हैं और हम वो हक इस्तेमाल करेंगे।